24 PYQ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ हिस्ट्री पर आधारित होगा। फाइन। तो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चित्रांशी है। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। और यहाँ पे जो एक प्रश्न पूछा गया था 2024 PYQ हिस्ट्री में कि पेशवाओं के आरोही क्रम को साथ में लगाइए, यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था। अब आप समझ रहे हैं, आप अभी देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 और पेशवाई को वंशानुगत इन्होंने ही बनाया था। बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहब 1720 से 1740, बाजीराव फर्स्ट इन्हें कहा जाता है। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 और माधवराव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 73। इनको पेशवा माना जाता है, नहीं माना जाता है, इस पर संदेह है। रघुनाथ राव, जिनको राघोबा कहते हैं, ये 1773 से लेकर 1774 के आसपास ये थे, जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर बन के तैयार हो रहा था। एक बार बात समझिए आप, ये जो आप मराठा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 23 में भी है, 22 में भी है, और आपको पिछले एग्जामिनेशन में भी जो आपको मैं PYQ कराऊंगा आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें ये था कि इनको 1 पे, इनको 3 पे, 4 पे और ऐसे करके वो पूछता है। मैं आपको यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, ऐसे होगा ये। बंगाल के सेन वंश का जो शासक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हेमंत सेन इसका संस्थापक रहा, जो कि 1095 से 1130 यानी कि 1095 से 1130 यानी कि 11 या 11वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। उसके बाद विजय सेन, देन भल्लाल सेन, जो कि 1159 से लेके 1179 इसने प्रशासन सुधार किए और राज्य का सर्वोत्तम विस्तार किया। लक्ष्मण सेन जो रहा वो 1179 से लेके 1205 तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के पश्चात ये समाप्त हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि अकबर ने बैरम खां को, ये एक्चुअली असर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी, और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था ये उपाधि उसको राज्य का वजीर नियुक्त करते समय दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, यानी कि दोनों ठीक हैं, कोई इसमें उत्तर का दिक्कत नहीं है। जो भी आपको दोनों उत्तर दिखेगा आप सही लगा देंगे। जस्टिस पार्टी 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, जो कि गैर ब्राह्मण के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु बनी थी। कांग्रेस का विरोध किया किसने? ब्राह्मण प्रभुत्व संगठन कहकर। ये कहा किसने? 1900, मैं बता देता हूँ आपको भी, 1 मिनट समझ लीजिए पहले आप, कि जस्टिस पार्टी इस बात का विरोध करती थी कि उनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी और वो ब्राह्मण प्रभुत्व संगठन का ही काम करती है। जस्टिस पार्टी ये बात कह रही है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के तहत पृथक निर्वाचक क्षेत्र जो बना था, वैसे ही निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे वही लोग, जैसा कि मुसलमानों को मिला था। अब निर्वाचक क्षेत्रों का मंडल क्या था? अब मान लीजिए कि वो एक क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र विशेष में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, तो 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में माना गया था कि इस जगह के लोग अपने ही लोगों में से किसी एक को चुनेंगे, बाकी के प्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसी तरीके से जस्टिस पार्टी ने मांग करी थी कि गैर ब्राह्मणों के हितों के जो प्रतिनिधि होंगे, यानी कि सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी जो लोग होंगे उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए जस्टिस पार्टी काम कर रही थी और उसने अलग निर्वाचन मंडल की मांग करी। नेक्स्ट देखिए, LSP लेबर स्वराज पार्टी 1926 में बंगाल पीजेंट्स पार्टी एंड वर्कर्स पार्टी में परिवर्तित हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये 1928 में WPP का गठन हुआ था। ठीक है, और यानी कि ये वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का, और ये बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में सक्रिय रही थी। ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी कांग्रेस के भीतर ही काम करती थी और अधिक उग्र क्रांतिकारी एजेंडे की ओर आम जनमानस को ये शामिल करना इसका मूल काम हुआ करता था। फिर से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनी थी और किसने बनवाया था इसे, मतलब किसने इसका निर्माण किया? संस्थापक सदस्य कौन थे? तो नौरोजी थे। ब्रिटिश अधिकारी व भारतीयों हेतु एक संचार के
मंच के रूप में इसको जो है कि बनाया गया था। दरअसल क्वेश्चन ये था कि 4-5 संस्थाओं का नाम दिया था, उनको मिलान के लिए दिया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी और किसने बनाया? मेरी कारपेंटर ने। शिक्षा व सामाजिक सुधार हेतु ये बनाई गई थी। तीसरी जो थी वो इंडियन सोसाइटी थी, 1872 में लंदन में भी बनी। किसने बनाई? आनंद मोहन बोस ने और अन्य सदस्यों के द्वारा इसको बनाया गया था। भारतीय व ब्रिटिश लोगों के बीच समझ और आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु इसको शुरू किया था। और जो इंडियन एसोसिएशन रही वो 1876 में, आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो आप कालानुक्रम वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले, आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 66 में बनी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 70 में बनी, इंडियन सोसाइटी 1872 में बनी, इंडियन एसोसिएशन 1876 में। ये ऐसे लगा नहीं था, मैंने आपके लिए लगा के इसको समझाने के लिए बताया कि आपको क्रम से याद हो जाएगा। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा बनाई गई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुधारों हेतु भारतीयों को जोड़ना इसका मूल काम था। नेक्स्ट फिर से वही कालानुक्रम वाला क्वेश्चन है कि घटनाओं को व्यवस्थित करिए। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भारत आगमन हुआ जनवरी 1946 में। शाही भारतीय नौसेना का जो विद्रोह हुआ वो फरवरी 1946 में हुआ मुंबई में। और ये सारी घटनाएं कब की हैं? 1946 की है। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा होती है वो मार्च 1946 में होती है और इसका जो मूल काम था वो सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना। अंतरिम सरकार का गठन भी होता है सितंबर 1946 में और इसको जो नेता बनकर उभरते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। वापस से कथन करना क्वेश्चन आता है कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के बारे में चर्चा करिए। वो ये था कि बॉम्बे के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट को जो है लाया गया था और तिलक व अन्य नेताओं ने, जो चरमपंथी लोग थे, उसका समर्थन किया था। वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि उन्होंने इसका समर्थन किया था, जबकि उन्होंने समर्थन नहीं किया था बल्कि क्या किया था? विरोध किया था। ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा था। नवा क्वेश्चन शिवाजी को लेकर था कि वो बड़े देशमुखों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा क्योंकि वे बीजापुर सल्तनत के प्रति अपनी निष्ठा रखकर अपनी सामंती स्थिति बरकरार रखना चाहते थे। शिवाजी नहीं, शिवाजी के साथ जो बड़े देशमुख थे वे लोग बीजापुर सल्तनत के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे और अपनी सामंती स्थिति बरकरार रखना चाहते थे, जबकि शिवाजी के एक केंद्रीकृत व स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का दृष्टिकोण उनके देशमुखों के दृष्टिकोण को कमजोर कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक पे था कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है और 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी करी थी। मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में अब तक हर्षवर्धन तक, यानी कि मैंने आपको शुरुआत के पाषाण युग से लेके इसके और पहले हड़प्पा कालीन से लेके हर्षवर्धन और उसके आसपास जो छोटे छोटे वंश थे, पाल थे, चालुक्यास थे, गढ़वाल थे, राजपूत थे, इन सब में छोटे छोटे जो राजवंश हुए वहाँ पे मैंने आपको सबकी क्लास करा रखी है। आगे चलकर हम जो पढ़ेंगे वो संगम की ओर बढ़ रहे थे, तो अभी इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सब क्लासेस मैंने करा रखी हैं। अगर आपने करी होती तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप अभी भी वो चाहें तो क्लास यूट्यूब पे पढ़िए, अपने क्लास पे मेधावी चैनल पे आप उसे देख सकते हैं जिस पर ये अपलोड हो रही है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि कांचीपुरम, यानी कि पुराने शहरों के नाम दिए गए थे, उनको मंदिरों के शहर के आसपास देखना था कि कांचीपुरम जो है वो प्राचीन काल से संबंधित था, जैसलमेर मध्यकाल से संबंधित था, कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल से संबंधित था और भिलाई जो है वो स्वतंत्रोत्तर काल से संबंधित था। भिलाई में स्टील प्लांट है, कोडाई कनाल में हिल स्टेशन है, जैसलमेर महारावल जैसल द्वारा 12वीं सदी में इसको जो है कि बनवाया गया था, स्थापित किया गया था। कांचीपुरम मंदिरों के शहर और पल्लव राजवंश को जानकारी देता है, पल्लव राजवंश के बारे में हमें जानकारी देता है। 12वां जो क्वेश्चन था वो इतिहास का निबंधकार और उनके निबंध कौन कौन से थे। अब देवड़ भट्ट ने, हेमाद्रि ने, माधवाचार्य ने और बल्ला, अब इसमें से आप किसी एक को भी अगर आप जानते होंगे ना तो वो क्वेश्चन आराम से लग सकता था। तो देवड़ भट्ट ने लिखी स्मृति चंद्रिका जो कि हिंदू कानून की किताब है, हेमाद्रि ने लिखी चतुर्वर्ग चिंतामणि जिसमें अनुष्ठान कर्तव्य बताए गए हैं, माधवाचार्य ने लिखी पराशर माधव और ये सामाजिक कानून से संबंधित किताब है।
बल्लाल सेन ने लिखी दान सागर, जो कि धर्मार्थ दान और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रोनोलॉजी वाला था कि शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई? 1593 में, जो कि सूफी विद्वान था और अकबर का आध्यात्मिक सलाहकार भी था। फैजी 5 अक्टूबर 1595 को 48 वर्ष की आयु में मरा और इसकी कब्र मध्य प्रदेश के तरवार में है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल की जो हत्या हुई वो 1602 में हुई और अकबरनामा इसने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने। दानियाल जो कि अकबर का पुत्र था, 1605 ईस्वी में 34 वर्ष की आयु में मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रोनोलॉजी वाला है कि कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र 1939 में दिए गए। निम्नलिखित को प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे दिया गया। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया और कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में जो हुआ था वो 1940 का जो आसपास का जो कांग्रेस का अधिवेशन रहा वो रामगढ़ अधिवेशन रहा, जो कि 53वां अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? झारखंड में। अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना आज़ाद ने करी थी। नेक्स्ट जो है वो है पुस्तक और उनके लेखक। हिंदू पॉलिटी लिखी के.पी. जायसवाल ने। द वंडर दैट वाज इंडिया लिखी ए.एल. बाशम ने 1954 में। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखी डी.डी. कौशाम्बी ने। आरंभिक इतिहास यानी कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री लिखी आर्थर स्मिथ ने 1904 में। नेक्स्ट आ जाइए, कथन कारण क्वेश्चन था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था। इसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को अधिकांश ये जो शासन था वो ईश्वरीय देन लगता था, बिल्कुल नो डाउट, सही है। और दूसरा था कि जो उनकी शिकायत थी वो केवल ये बात की थी कि भारत में वैसा रूल नहीं है जैसा कि इंग्लैंड में है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था विलियम ए.जे. आर्कपोल्ड के बारे में और उसका जो उत्तर था वो ये था कि वो लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जबकि ये कन्फ्यूज़न ये था कि वो ढाका के भी थे। बाद में जो है कि वो म्योर कॉलेज इलाहाबाद भी आ गए थे, लेकिन कन्फ्यूज़न किस थी? बरकरार थी। हालांकि जो उत्तर माना आयोग ने वो माना कि वो लाहौर कॉलेज के प्राचार्य भी थे। नेक्स्ट जो है वो विद्रोह है घटना है और उसको कूट के माध्यम में समझाना था। तो नाना फडणवीस की मृत्यु हुई 1800 में। वेलेजली को वापस बुलाया गया उसके बहुत सारे शिकायतों के बाद 1805 में। वेल्लोर का विद्रोह हुआ 1806 में और एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ 1814 से लेकर 1816 में और सुगौली संधि के साथ ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन थे उनसे संबंधित था। तो बरेली का जो विद्रोह हुआ वो 1816 में हुआ। मुफ्ती एवाज के द्वारा इसको नेतृत्व दिया गया। पाइका हुआ 1817 में उड़ीसा में हुआ और विद्याधर महापात्रा ने इसको अपना नेतृत्व दिया। मलाबार विद्रोह 1921 में हुआ, जो कि केरला में हुआ और एडाचना, कुंगन और मुसलियार इसके जो है कि नेतृत्वकर्ता रहे। चौथा जो था वो था सिलहट 1782 में हुआ। राधाराम जो कि बांग्लादेश का जगह है वहाँ पर ये उन्होंने अपना नेतृत्व दिया था। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा कि हिस्ट्री ऑफ द खलजीज किसने लिखा? तो के.एस. लाल ने लिखा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द खलजीज लिखा के.एस. लाल ने और लिखा उन्होंने नेक्स्ट जो था वो बुक थी वो थी अ कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दिल्ली सल्तनत, वो लिखी हबीब और निजामी ने लिखी। और नेक्स्ट जो था वो पुस्तक थी द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इसे लिखा लल्लन जी गोपाल ने। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये पुस्तक किसने लिखी? तो वो दशरथ शर्मा ने लिखी। ये इंपॉर्टेंट था, यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व दिया। कब दिया? 80 वर्ष की उम्र में दिया। डलहौजी ने गोद प्रथा से इनकार करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। ये दोनों कथन ठीक थे। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों को भारत आने का जो क्रम था वो कैसे था कि चीनी भिक्षु फाहियान 399 से 414 या 402 में भारत आया और 10 वर्ष यहाँ साथ में रहा।
फायान के यात्राओं का उल्लेख फो कुओ की नामक पुस्तक में है, जो कि बौद्ध साम्राज्यों का उल्लेख भी करता है। वेनसांग जुआनसांग दोनों का नाम लगभग एक ही है। ये हर्षवर्धन के समय में आया था 629 से 645 के आसपास। इसिंग जो था वो चीनी राजती था और वेनसांग के बाद 671 से 695 के बीच वो यहाँ पे भारत यात्रा पर अपनाया हुआ था। और अल-बुरुनी जो कि फ़ारसी विद्वान था, वो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनी के साथ भारत आया था और अरबी में उसने किताब लिखी, किताबुल हिंद। जो अंतिम क्वेश्चन हिस्ट्री का PYQ 2024 में था वो ये था कि बलबन ने मुख्य रूप से सुल्तान की प्रतिष्ठा व स्थिति को बनाए रखने के लिए सत्ता अपने हाथों में केंद्रीकृत करी थी, न कि मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए। ये मैंने आपको उत्तर शॉर्ट में लिख के दिया है। इसका मतलब ये था कि पूछा गया था कि मंगोलों से बचने के लिए सुल्तान बलबन ने अपने हाथ में सत्ता ली थी, ठीक है, जबकि ये उसका सेकेंडरी उद्देश्य था। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि वो मूल रूप से स्वतः सुल्तान की प्रतिष्ठा और स्थिति को बरकरार रखना चाहता था। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही थे, पर आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा था। तो ये 2024 PYQ है हिस्ट्री की। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह के और भी वीडियो या इसकी सीरीज शुरू कर दी जाएगी। इसमें अलग अलग, आप चाहेंगे तो वो हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, आप चाहेंगे तो साइंस शुरू हो जाएगी, आप चाहें तो एनवायरनमेंट या जिस भी सब्जेक्ट से आप चाहें उसको हम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।